दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि 370 धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर भारतीय संघीय व्यवस्था पर पड़ेगा। फैसले के महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं, केंद्र राज्य संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी, जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे के संबंध में फैसले में क्या है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंचता रहे। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से संबंधित संविधान की धारा 370 को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिन तक सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ के अलावा 4 और जजेस थे। जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत। गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। 6 अगस्त को यह विधेयक लोकसभा में पेश हुआ और उसी दिन पारित हो गया। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब सिर्फ अनुच्छेद 370 क्लास 1 बचा है, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर में सिर्फ भारत का संविधान चलेगा। दोस्तों 11 दिसंबर 2023 को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत से राष्ट्रपति के 5 अगस्त 2019 के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष संवैधानिक दर्जे से संबंधित संविधान की धारा 370 को समाप्त कर देने की घोषणा की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया और इसी के साथ इसका पुनर्गठन करके जम्मू और कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फैसले में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि धारा 370 एक अस्थायी या टेम्परेरी प्रावधान था, जिसका उद्देश्य था जम्मू और कश्मीर जैसे रियासत का भारतीय संघ में विलय को आसान बनाना। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को अस्थायी करार देते हुए यह स्पष्ट किया कि संघर्ष और युद्ध के हालात में जम्मू और कश्मीर रियासत के भारत में विलय को आसान बनाने के लिए धारा 370 का प्रावधान किया गया था। माननीय चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ ने स्वयं और 2 अन्य जजों जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से इस बात पर जोर दिया कि भारत संघ में विलय करते समय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करते ही जम्मू और कश्मीर रियासत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी समाप्त हो गई। संवैधानिक पीठ के 2 अन्य जजों जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने इस फैसले से सहमति व्यक्त की। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का भारतीय संघीय व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि संघीय व्यवस्था संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। दोस्तों राष्ट्रपति के अगस्त 2019 के आदेश को चुनौती देने वालों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति धारा 356 के अंतर्गत ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकते जो अस्थायी हो यानी इरिवर्सिबल हो या जिसका कोई अस्थायी परिणाम हो, या दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति के आदेश से कोई ऐसी नई व्यवस्था नहीं कायम की जा सकती जिसका कोई परमानेंट कैरेक्टर हो। यहाँ समझना होगा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जैसे जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करना, लद्दाख को इससे अलग करना, इसके अलावा जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करना, जिसका सीधा अर्थ यह हुआ कि भारत की संघीय सरकार एक तरफा फैसले लेकर बिना राज्य विधानसभा की सहमति के दीर्घकालीन परिवर्तनों को प्रभावी बना सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के फैसलों का अस्थायित्व या इरिवर्सिबिलिटी के आधार पर विरोध किए जाने से एक रास्ता खुल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों को भी अदालतों में चुनौती दिया जाने लगेगा। प्रदेश का संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र चरमरा जाएगा।
कोर्ट ने यह जरूर कहा कि राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति शासन के उद्देश्यों से मेल खाना चाहिए। कोर्ट ने आगे और स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के फैसलों को चुनौती देता है उसकी जिम्मेदारी है कि वह सिद्ध करे कि राष्ट्रपति के फैसले व्यापक जनहित में नहीं हैं। एसआर मुंबई वर्सेस भारत सरकार के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाओं को बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है। दोस्तों, प्रश्न ये है कि क्या एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है वापस? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की धारा 3 का हवाला देते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग करने, केंद्र शासित बनाने के मामले में भी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को सही ठहराया। चूंकि केंद्र सरकार ने स्वयं जम्मू और कश्मीर को शीघ्र ही वापस राज्य का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के मामले की संवैधानिकता में जाने की जरूरत नहीं समझी। फैसले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन को लेकर राज्य विधानसभा को सिर्फ सिफारिश का अधिकार था, जिसको स्वीकार करने के लिए संसद बाध्य नहीं है, या जम्मू और कश्मीर विधानसभा को सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार था, पर यह सिफारिश संसद पर बाध्यकारी नहीं था। ये महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस ने आगाह किया कि यदि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया जाता है तो उस राज्य की स्वायत्तता ऑटोनॉमी स्वयं समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि किस ऐतिहासिक संदर्भ में उस संघीय इकाई या राज्य का गठन किया गया था, इसका क्या प्रभाव संघीय सिद्धांतों और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पर पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर। इस तरह की चिंता व्यक्त करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे राज्य की जनता का सरकार चुनने का अधिकार छीन जाएगा, और जो कि संघीय व्यवस्था या फेडरल सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए किसी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिए, और वह भी जब ऐसा करने के लिए बहुत ही मजबूत और ठोस आधार हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था देते हुए कहा कि संविधान की धारा 370(3) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एक तरफा फैसला लेते हुए धारा 370 को रद्द करने का निर्णय ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति लेने के लिए बाध्य नहीं है, जैसा कि धारा 370(1)(d) के अंतर्गत अनिवार्य माना जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि सलाह और सहयोग यानी कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन का सिद्धांत जो धारा 370(1)(d) का आधार है, यह वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ पर इस प्रावधान का प्रभाव भी वही है जो धारा 370(3) का है। चीफ जस्टिस ने तर्क दिया कि चूंकि धारा 370(1)(d) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने का प्रभाव वही है जो धारा 370(3) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करके धारा 370 के खत्म करने का है, इसलिए यहाँ सलाह एवं सहयोग के सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति और राज्य सरकार के बीच इस तरह के सहयोग और कोलैबोरेशन की जरूरत तो तब पड़ती जब भारतीय संविधान के प्रावधानों को राज्य में लागू करने के लिए राज्य के संविधान में किसी तरह का संशोधन करने की जरूरत पड़ती। लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति ने अपने आदेश CO 272 में यह सुनिश्चित किया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का संविधान पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाएगा। दोस्तों, आइए अब बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर क्या कहा। जम्मू और कश्मीर से संबंधित संविधान की धारा 370 को समाप्त किए जाने का विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया था कि धारा 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा धारा 370 को समाप्त करने का फैसला जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिशों पर निर्भर है, मतलब उसकी सिफारिश चाहिए। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 26 जनवरी 1957 को संविधान सभा भंग होने के बाद भी राष्ट्रपति की धारा 373 के अंतर्गत 370 को समाप्त करने की शक्तियां बरकरार हैं और राष्ट्रपति इन शक्तियों का एक तरफा प्रयोग कर सकते हैं।
चीफ जस्टिस ने जोर दिया कि यदि हम इस बात पर अड़े रहे कि राज्य की संविधान सभा भंग हो जाने के बाद धारा 370(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं हो सकता, इससे जम्मू और कश्मीर राज्य के भारत में विलय की प्रक्रिया पर विराम लग जाएगा, जो उस प्रावधान के ही खिलाफ है। इस दृष्टिकोण से सहमत जताते हुए जस्टिस संजीव खन्ना किशन कौल ने जोर दिया कि धारा 370 का मूल उद्देश्य था धीरे धीरे जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के बराबरी के स्तर पर लाना, लेकिन यदि संविधान सभा की सिफारिशों की आवश्यकता पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे तो धारा के पीछे की मूल भावना या इरादे निरर्थक हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे कि असिमेट्रिक फेडरलिज्म की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान खींचा कि जिस तरह से भारत के संविधान के साथ संप्रभुता जुड़ा हुआ है, उसी तरह जम्मू और कश्मीर के संविधान के साथ संप्रभुता जैसी कोई बात नहीं है। धारा 370 एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के दूसरे प्रावधानों जैसे 371A और 371 की तरह एक प्रावधान है। 371A और 371 में कुछ राज्यों के साथ विशेष व्यवस्था का उदाहरण है। यदि इस बात को स्वीकार किया जाएगा कि धारा 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर एक संप्रभु राष्ट्र हैं, तो फिर वे सारे राज्य जिनके भारत के साथ कुछ विशेष संबंध हैं, वे राज्य भी संप्रभु हो जाएंगे। यह तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। चीफ जस्टिस ने जोर देकर कहा कि अलग अलग राज्य अलग अलग स्वायत्तता का लाभ ले सकते हैं, अंतर कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, पर किसी भी प्रकार का विशेष नहीं हो सकता। तो अंतिम मुहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 की समाप्ति पर। अब जम्मू कश्मीर भारत का दूसरे अन्य राज्यों की तरह ही एक राज्य है, पूरी तरह से वहाँ पर भारत का संविधान लागू हो गया। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।